औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग द गुड हेल्थ। तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 51 है और हमने पोलराइजेशन का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमने पोलराइजेशन, लास्ट टाइम जो है वो हमने पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन जो है इनको स्टडी किया था। आज हमने जो है वो पोलराइजेशन बाय लाइट स्कैटरिंग, यानी कि अगर लाइट स्कैटर हो किसी एंगल के ऊपर तो उसकी वजह से जो पोलराइजेशन होती है उसको स्टडी करके देखना है। आज डेट हमारे पास 7, लेक्चर नंबर 51। चैप्टर हमारे पास पोलराइजेशन का है और आज हमारा जो आर्टिकल है वो पोलराइजेशन बाय लाइट स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग जो है दैट इज़ ए फिनोमेना, ये वो फिनोमेना है कि जिसके अंदर लाइट जो है या लाइट की वेव्स जो हैं वो मीडियम के साथ टकराने पर किसी एंगल के ऊपर जो है वो मूव कर जाती हैं। यानी कि लाइट का किसी मीडियम के साथ टकरा कर किसी एंगल पे मूव कर जाना जो है उसको हम स्कैटरिंग का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास कोई भी ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इस वक्त ऑसिलेट कर रहे होते हैं जब लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है किसी भी मीडियम के ऊपर। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कोई एटम जो है आपके पास, इस चीज़ को यूँ सिंपली आप समझें कि अगर ये सपोज करें कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसकी सराउंडिंग के अंदर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एनर्जी स्टेट्स के अंदर है। तो अगर आप कोई लाइट, अब जाहिर बात है कोई भी मीडियम है उसके अंदर एटम्स हैं और एटम्स जो है उसका ये स्ट्रक्चर होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होता है। तो अगर कोई लाइट की वेव्स आके इंसिडेंट होंगी इन एटम्स के ऊपर तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या करेंगे, इनको बाहर से एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना, जाहिर बात है ये एनर्जी आप यहाँ से दे रहे हैं। लाइट क्या है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप बाहर से इनको एनर्जी दे रहे हैं तो ये बाहर से एनर्जी लेने के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। जाहिर बात है इनकी ऑसिलेशन जब बढ़ेगी, जब इनकी ऑसिलेशन बढ़ेगी तो इसकी वजह से इनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। किस वजह से, जो आपका ये जो हमारे पास लाइट आ रही है, आपको पता है लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो हमें इस बात का पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से एनर्जी होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रहा है ये क्या है, ये टाइम वेरिंग। ठीक है, ये जो एनर्जी आ रही है इसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या है, वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है विच इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जिसके अंदर टाइम के साथ वेरिएशन आ रही है, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो या लाइट जो है वो मूव करती हुई आकर टकराएगी एटम के साथ, मटेरियल के एटम के साथ, तो वो तमाम मटेरियल के एटम्स जो हैं वो क्या है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक एनर्जी के अंडर जो है वो आ जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट वेव है ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम वो क्या होगी, वो इंसिडेंट होगी, सम ऑफ इंसिडेंट वेव
एंड रेडिएशंस जनरेटेड फ्रॉम द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये देखें, ये जो आपके पास लाइट की रेज आ रही है ये क्या है, ये एनर्जी है। और ऑसिलेशंस का क्या मतलब है, ऑसिलेशंस का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इन एनर्जी स्टेट में, मैं ये इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी स्टेट्स हो सकती है किसी एटम में, ठीक है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। तो ये इलेक्ट्रॉन फर्ज करिए यहाँ पर है, तो इसको एनर्जी मिली तो ये यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर से ये 10⁻³ सेकंड तक यहाँ पर स्टे करेगा, और स्टे करने के बाद ये दोबारा नीचे आएगा। तो ये अगर मैं एनर्जी लेवल को, ये E1 है और ये E2 है, तो इन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान में डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो क्रिएट हुआ है, और वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन एटम में से बाहर निकलेगा। यानी कि एक लाइट जो है वो तो मीडियम के ऊपर इंसिडेंट है, ठीक है, एक इंसिडेंट लाइट है, और दूसरी लाइट वो है जो इन इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन की वजह से इन एटम्स के अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेव है, यानी रिजल्टेंट वेव सम होगी इंसिडेंट वेव और एमिटेड वेव के। रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट वेव है ये क्या है, इट इज द सम ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है, ये सम है किसका, इंसिडेंट वेव का, एंड द रेडिएशंस generated by the oscillations of electrons, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स का लोअर लेवल से जंप करके ऊपर वाले लेवल में जाना और फिर दोबारा लोअर लेवल में वापस आना, ठीक है, ये क्या है, यहाँ से उठ कर ऊपर वाले लेवल में जाना और फिर दोबारा नीचे वाले लेवल में 10⁻³ सेकंड के वापस आना, ये क्या, दीज आर द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में भी जो है हमारे पास वेव्स जो है या रेडिएशन जो है इन एटम्स के अंदर से एमिट होंगी। तो हमारे पास दो वेव्स हो जाएंगी, एक वो वेव जो इंसिडेंट लाइट है और दूसरी वो वेव के मीडियम के अंदर जो ऑसिलेशन इलेक्ट्रॉन्स की हुई हैं उनकी वजह से जो एमिट होगी। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है वो इन दोनों का सम होगी। तो रिजल्टेंट वेव जो है इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में इसकी जो है ये मैक्सिमम हमारे पास इंटेंसिटी होगी, और दूसरी साइड के ऊपर, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास इंसिडेंट लाइट है उस डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है उस दूसरी साइड पर ये इंटेंसिटी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता फॉल करना शुरू कर देगी, यानी कि ये इंटेंसिटी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर जो ये हमारे पास है कि देयर इज ए लैग ऑफ साइड वेज, साइड के ऊपर जो है वो हमारे पास इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही है। तो उसकी वजह यह है कि जो ऑसिलेटिंग चार्ज है इन द मीडियम, जो मीडियम के अंदर ऑसिलेटिंग चार्ज है वो एज ए कोहेरेंट एक्ट करेगा। कोहेरेंट एक्ट का मतलब यह है कि तमाम जो चार्जेस हैं, ठीक है, जितने चार्जेस हैं आपके पास उन तमाम चार्जेस की ऑसिलेशन का फेज, इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज है, ठीक है, तो जितने चार्जेस हैं उनकी ऑसिलेशन का फेज जो है वो सेम होगा। तो कोहेरेंट क्या चीज़ होती है, कोहेरेंट वो चीज़ होती है कि जिसमें अगर कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही हो या वाइब्रेट कर रही हो तो वो जितने पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी वाइब्रेशन का फेज जो है वो सेम हो। तो ये ऑसिलेटिंग चार्ज जो है ये क्या बिहेव करेंगे, कोहेरेंटली, कोहेरेंट सोर्सेज के तौर पर ये बिहेव करेंगे, ठीक है। तो जो रिजल्ट है हमारे पास, रिजल्टेंट वेव है, उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, द रिजल्टेंट वेव विल हैव मैक्सिमम
इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव। ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव है उसकी हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन के अंदर। और जो इंसिडेंट और ये जो है ये फॉल करना शुरू कर देगी और दूसरी साइड पे ये क्या करेगी, ये फॉल करना शुरू कर, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास इंसिडेंट बीम है उस डायरेक्शन में ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और दूसरी साइड पे इसकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब ये क्यों डिक्रीज आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है कि जितने ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चार्ज हैं। ठीक है, ऑल द ऑसिलेटिंग चार्जेस inside the medium behave as coherently, वो कोहेरेंटली जो है वो बिहेव करेंगे। ठीक है, इस वजह से इसकी दूसरी डायरेक्शन में यानी कि सबका फेज जो है वो सेम हो जाएगा। जब सबका फेज जो है वो सेम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो रह जाएगी, बाकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो खत्म हो जाएंगी। सेम फेज का यही मतलब है ना कि एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रह जाए, तो एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रह जाएगी तो उसकी वजह से इंटेंसिटी जो है वो कम जो है वो हो जाएगी दूसरी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें कि हमारे पास जो क्लियर क्लाउडलेस डे टाइम होता है उसके अंदर स्काई जो है वो हमारे पास ब्लू होता है। ठीक है, सुबह के टाइम हमारे पास स्काई जो है वो ब्लू होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के अंदर वो स्कैटर होते हैं। स्कैटर क्या करते हैं, कौन सा कलर स्कैटर कर रहे होते हैं, वो एयर के अंदर ब्लू कलर जो है उसको स्कैटर कर रहे होते हैं फ्रॉम द सन। और ये स्कैटरिंग जो है ये रेड लाइट से ज्यादा हो रही होती है। सुबह के टाइम आपको जो है ये स्काई जो है ये नजर आता है ब्लू। तो इसकी वजह क्या है, देखिए हमारे पास जो वाइट लाइट है, आपको इस बात का पता है कि वाइट लाइट जो है इट हैज डिफरेंट कलर्स, 7 कलर्स, एंड ईच कलर हैज इट्स डिफरेंट वेवलेंथ फ्रॉम द अदर कलर। तो इस वजह से क्या होता है कि जब लाइट जो है वो फॉल करती है, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं, तो ब्लू कलर जो है वो ज्यादा स्कैटर होता है एज कंपेयर टू रेड कलर। रेड कलर भी स्कैटर हो रहा होता है, लेकिन डे टाइम के अंदर जो रेड कलर है उसकी स्कैटरिंग कम होती है, लेकिन जो ब्लू कलर है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। ठीक है, एट द डे टाइम ब्लू कलर scatter more as compared to the red color from the molecules of air from the molecules of air present in atmosphere, जो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, उनसे वो स्कैटर जो ज्यादा है वो ब्लू लाइट जो है वो ज्यादा स्कैटर होती है। तो हमें जो
रेड और ऑरेंज कलर्स हैं वो नज़र आते हैं जब हम सन की तरफ देखते हैं एट द टाइम ऑफ सनसेट, यानी कि जब सन जो है वो गुरूब हो रहा होता है, तो हम जब सन की तरफ देखते हैं तो हमें जो है वो ड्यूरिंग द सनसेट हमें ऑरेंज और रेड कलर जो है वो ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि जब सनसेट हो रहा होता है तो ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर्ड आउट होती है, लेकिन वो जो लाइन ऑफ साइट होती है, ठीक है, उससे जो ब्लू लाइट है वो अवे जो है वो स्कैटर हो, यानी कि जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है कि आपको जहां से आप लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लाइन ऑफ साइट है आपकी, जहां से आप लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पर आपको लाइट को ऑब्जर्व करते हुए जो ब्लू लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर्ड आउट होगी और अवे स्कैटर्ड आउट हो रही है और लेकिन अवे हो रही है लाइन ऑफ साइट से, लेकिन जो रेड और ऑरेंज कलर है वो लाइन वो स्कैटर हो रहे हैं लेकिन वो अलोंग द लाइन ऑफ साइट जो है वो स्कैटर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्कैटरिंग है, देखें आपको ब्लू नज़र आता है या रेड नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है सुबह के टाइम, रेड या ऑरेंज नज़र आता है सनसेट के टाइम, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो लाइट है कि कलर हैं वो स्कैटर नहीं हो रहे, लाइट के सारे कलर जो हैं वो स्कैटर हो रहे हैं, लेकिन जो लाइन ऑफ साइट है जहां से आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन जो है वो डे टाइम और सनसेट टाइम के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हमें इस बात का पता है कि जो वाइट लाइट है जो सन से आ रही होती है ये हमें पता है कि ये मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स है, ठीक है, रेनबो जिसको हम कोसे कज़ा कहते हैं, कोसे कज़ा के अंदर जो वाइट लाइट होती है उसकी स्कैटरिंग होती है और एक रेनबो बन जाता है। तो जो कलर ऑफ लाइट्स हैं उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं, मैंने आपको ये बात पहले भी बताया था कि कलर ऑफ लाइट जो है उनकी डिस्टिंग्विश किसकी मदद से की जाती है, बाय देयर वेवलेंथ्स। हर कलर जो होता है उससे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो एसोसिएटेड होती है। तो तमाम ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट जो होते हैं दे हैव पर्टिकुलर वेवलेंथ। ऑल colors of white light has their particular wavelengths। तो सबकी पर्टिकुलर वेवलेंथ्स होती हैं, सबकी अलहदा होती है, रेड की अलहदा होगी, ब्लू की अलहदा होगी, येलो की अलहदा होगी, सबकी जो है वो अलहदा वेवलेंथ्स होती हैं। तो जो विजिबल पार्ट है ऑफ द स्पेक्ट्रम जो हमारे पास रेंज करता है वेवलेंथ ऑफ अबाउट 720 नैनोमीटर टू वायलेट लाइट with wavelength of about 380 nanometer with orange, yellow, green and blue and indigo between the three different types of color receptors in retina of the human eye respond most strongly to the red, green and blue wavelength giving us color vision। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, ठीक है, मैंने आपको बात बताई थी कि जब हमने लाइट का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो 420, ठीक है, या 380, अब 380 नैनोमीटर से लेकर टू 720 नैनोमीटर तक हमारे पास विजिबल रीजन है, और इस विजिबल रीजन के अंदर भी हमारे पास जो डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कलर्स जो हैं उनकी डिफरेंट जो है वो वेवलेंथ है, यानी कि 720 जो है ये वायलेट है, ये वायलेट कलर जो है ये उसकी हमारे पास वेवलेंथ है, और जो 380 नैनोमीटर है 380 नैनोमीटर जो है इसके अंदर हमारे पास वेवलेंथ किसकी आ जाती हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो
ग्रीन, ठीक है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन जो है, और ब्लू, ब्लू एंड इंडिगो, ये कलर जो है ये 380 नैनोमीटर के आसपास जो है हमारे पास आते हैं। तो ह्यूमन आई जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्ड किन कलर्स को करती है? ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन आई ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है येलो, ग्रीन और ब्लू कलर को। ह्यूमन आई रिस्पॉन्ड टू येलो, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। तो इन कलर्स को ह्यूमन आई जो है वो ज़्यादा क्या करती है, वो रिस्पॉन्ड करती है। यानी कि जो येलो, ग्रीन और ब्लू ये कलर्स हैं इनको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है, और इनकी वेव लेंथ जो होती है वो अबाउट 520 नैनोमीटर के लगभग होती है इन कलर्स की। यानी कि जो हमने वो ग्राफ भी देखा था सेंसिटिविटी ऑफ आई का, तो वहाँ पे हमने देखा था कि 520 नैनोमीटर जो है उसके ऊपर मैक्सिमम जो है हमारा विजन जो है हमारी ह्यूमन आई का वो मैक्सिमम होता है। यानी कि इस वेव लेंथ के ऊपर जो कलर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ह्यूमन आई को नज़र आते हैं। ये सारी क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है इनको बयान किया गया है, ठीक है। अब हमने ये तो हमें समझ आ गई कि स्कैटरिंग क्या होती है, और स्कैटरिंग की वजह से ये जो कलर्स हैं हमें नज़र आते हैं, तो ये एक्चुअली पोलराइजेशन ही हो रही होती है। ये जो लाइट आपको स्कैटर होकर आपकी आंख तक पहुंच रही होती है, जो कलर आपको नज़र आ रहा होता है, ज़ाहिर पता लाइट जो है, लाइट को एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, इनके साथ उसका टकराव होता है, और टकराव होने के बाद वो स्कैटर होती है। कुछ प्लेन्स जो हैं उन पार्टिकल्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं, और बकिया प्लेन्स जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। तो इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्कैटरिंग। अच्छा, अब इसी के अंदर इसी से रिलेटेड एक इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं टिंडॉल इफेक्ट। टिंडॉल इफेक्ट, ठीक है, ये इफेक्ट भी जो है ये हमारे पास रिलेटेड है इसी से, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग से। तो फर्स्ट स्टेप जो था टुवर्ड्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर ऑफ स्काई, ये जॉन टिंडॉल ने, ठीक है, ये जो है ये साइंटिस्ट का नाम है जॉन टिंडॉल, जॉन टिंडॉल, ठीक है। जॉन टिंडॉल ने इसको 1859 में कि स्काई जो है वो क्यों ब्लू हमें नज़र आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन की। इसने ये डिस्कवर किया कि जब लाइट पास करती है किसी भी क्लियर फ्लूइड में से जिसके अंदर के पार्टिकल्स हो, यानी कि कोई फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड क्या हो सकता है, एयर का भी हो सकता है, फ्लूइड है एयर, फ्लूइड एयर का भी हो सकता है, और देयर आर पार्टिकल्स, और इसके अंदर पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड, यानी कि लटके हुए हैं इन इट, इस फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स हैं। तो जो शॉर्टर ब्लू वेवलेंथ है जिस स्कैटर होगी मोर स्ट्रांगली देन द रेड, ठीक है। अब ब्लू लाइट की हमें पता है कि शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो ब्लू लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ scatter more as compared to the red light। ये रेड लाइट के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा स्कैटर जो है वो होगी, ठीक है। तो हम इसको किसकी मदद से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास एक शाइनिंग बीम ऑफ लाइट है जो कि पास करती है एक टैंक ऑफ वाटर से विद इन ए लिटिल मिल्क आर सो मिक्सड इन इट। एक टैंक ऑफ वाटर है, ठीक है,
a tank of water with a little mix of milk, जिसमें थोड़ा सा दूध जो है वो मिक्स हुआ हुआ है या कोई सोप को हमने मिक्स जो है वो किया हुआ है। तो जब हम साइड से देखते हैं तो जो बीम है कैन बी सीन बाय द ब्लू लाइट, इट स्कैटर्स बट द लाइट सीन डायरेक्टली फ्रॉम द एंड इज रेंडेड आफ्टर इट हैज़ पास्ड थ्रू द टैंक। ठीक है, तो जो लाइट आप जो है वो क्या करते हैं उसको साइड से देखते हैं, तो वो जो लाइट है वो हमें जब साइड से देखते हैं तो वो लाइट जो स्कैटर हो रही है वो स्कैटरिंग के बाद हमें ब्लू कलर की नज़र आ रही है। यानी कि जब हम जो देखें एक लाइट है, एक लाइट की बीम है, उसको हमने इंसिडेंट किया टैंक के ऊपर। ठीक है, देखिए ये टैंक है, ये सपोज करें कि एक टैंक है, ये टैंक है, इसके अंदर मिल्क है और सोप है जो मिक्स हुआ हुआ है हमारे पास वाटर के साथ। ठीक है, इसके अंदर वाटर भी है। अब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है यूं करके। ठीक है, इंसिडेंट बीम आ रही है। जब आप इसको साइड से देखेंगे, यानी कि साइड से आप इसका व्यू जो है वो लेंगे साइड से, तो बीम कैन बी सीन बाय द ब्लू लाइट। ठीक है, तो बीम आपको ब्लू नजर आएगी क्योंकि ये स्कैटर हो रही है। लेकिन जो आप डायरेक्टली यानी कि एक बंदा जो इस साइड से देख रहा है तो उसको ब्लू कलर नजर आएगा। ठीक है, उसको, लेकिन अगर बिल्कुल फ्रंट से वो देखेगा, अगर यहां पर ऑब्जर्व कर रहा है बिल्कुल फ्रंट से, तो उसको वो रेंडेड जो है वो नजर आएगा, वो उसको नहीं देख पाएगा सही तरह से, उसके लिए वो रेंडेड हो जाएगा फ्रॉम द एंड। जब डायरेक्टली किसी एंड से देखेगा तो वो रेंडेड हो जाएगी जब वो के पास करेगी इस टैंक के अंदर से। तो स्कैटर लाइट जो है ये क्या हम कह सकते हैं, कैन बी शोन टू बी पोलराइज यूजिंग द फिल्टर ऑफ पोलराइज लाइट जस्ट एज स्काईज अपीयर ए डीपर ब्लू थ्रू द पोलराइड सन ग्लासेस। ठीक है, तो हम क्या है ये कह सकते हैं कि जो स्कैटर्ड लाइट है इसको भी हम पोलराइज्ड कह सकते हैं, ऐसा फिल्टर यूज करने से जो कि लाइट को पोलराइज कर सकता हो। क्योंकि हमारे पास जो स्काई के अंदर कलर ब्लू नज़र आता है, वो ब्लू कलर जो है वो हमें सन ग्लासेस, ठीक है, हम जो अगर सन ग्लासेस भी पहने हो तो उनके अंदर भी वो ब्लू कलर जो है वो हमें नज़र आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट स्कैटर हो रही है, सन की लाइट जो एटमॉस्फेयर के अंदर स्कैटर हो रही है, या लाइट जो है इस टैंक के अंदर पास करने से स्कैटर हो रही है और आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली the scattering of light, and this scattering of light is producing the polarization। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये पोलराइजेशन को प्रोड्यूस जो है वो कर रही है। अब आप देखें कि हमारे पास में ये टैंक वाली एग्जांपल है, इसको मैं ज़रा फिगर्स के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये बात जो है ये ज़्यादा समझ आ जाए। देखें आप कि ये अगर एक पॉइंट है, ठीक है, प्लेन है हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है, ठीक है, और इस तरफ हमारे पास ये z डायरेक्शन है। तो हमारे पास इंसिडेंट ये अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। ये अगर आप देखें ना अपनी फिगर 13 तो उसके अंदर ये दिखाया गया, ये अनपोलराइज्ड लाइट जो है ये आ रही है। ये अनपोलराइज्ड लाइट जो है अब इधर मीडियम पे फॉल करेगी और यहां से ये जेड डायरेक्शन के अंदर देखें, ये इधर जेड डायरेक्शन के अंदर, ये जेड डायरेक्शन में स्कैटर होके पोलराइज्ड हो जाएगी और ये जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल टू वाई डायरेक्शन है। ठीक है, ये जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है और वाई के ये हमारे पास जो है ये पैरेलल है। तो आप सपोज करें कि हमारे पास जो ये साइड वेव स्कैटरिंग है इज वेरी हाई व्हेन लाइट पासेस थ्रू लिक्विड और गैस बिकॉज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्ट इंडिपेंडेंटली रादर देन
कोहेरेंटली। तो जो साइड वे स्कैटरिंग होती है उसके अंदर जब लाइट किसी लिक्विड या गैस के अंदर से पास करती है तो जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली, ये मैंने आपको बात पहले ही बताई है कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे होते हैं, वो कोहेरेंटली एक्ट। इंडिपेंडेंटली एक्ट करने का मतलब ये है कि उनकी जो ऑसिलेशंस हैं एटम के अंदर, वो ऑसिलेशंस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी, लेकिन अगर कोहेरेंटली एक्ट करेंगे तो वो ऑसिलेशन सारी जो है वो सेम होंगी। तो जो लाइट स्कैटर्ड होगी साइडवेज फ्रॉम गैस इज पोलराइज्ड पार्शियली और कंप्लीटली। तो वो लाइट जो गैस से या टैंक से जिससे भी स्कैटर होगी वो पार्शियली या कंप्लीटली जो है वो पोलराइज हमारे पास होगी। ठीक है, अब आप देखें कि ये यहाँ पर ये हमारे पास लाइट जो है इस जगह पर आई, तो ये हमारे पास जो है ये प्लेन के अंदर ये जेड की डायरेक्शन में आ रही थी और ये पैरेलल है किसके, हमारे पास वाई के। तो आप सपोज करें कि अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट है जो मूव कर रही है और स्ट्राइक करती है गैस एटम को विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट लाइट। ये एक गैस एटम है, ठीक है, ये मूव कर रही है और ये इसको करती है। तो ये मोशन जो है ये इक्वलेंट है दो ऑसिलेटिंग डाइपोल्स के विच अराइजेस ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये ऑसिलेशन क्यों, उसके डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है कि दो चार्जेस, ठीक है, एक चार्ज प्लस एक चार्ज क्यू और इनके दरमियान कोई डिस्टेंस आर हो, तो ये क्या होता है, ये एक डाइपोल होता है। दो चार्जेस हो तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं, तो उनके दरमियान कोई डिस्टेंस आर हो तो वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास एक डाइपोल बन जाता है। तो ये जो मिशन है ये क्या, ये इक्वलेंट टू है ऑसिलेटिंग डाइपोल्स के, ठीक है। और ये ऑसिलेटिंग डाइपोल्स कहाँ से आ रहे हैं? जाहिर बात है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जब मीडियम के ऊपर फॉल कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वो मीडियम के ऊपर फॉल कर रही है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन का बायस बन रही है जिसकी वजह से डाइपोल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब जो हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर जो ओ है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा नो रेडिएशन, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर ये ओ के ऊपर, इसको कोई रेडिएशन जो है वो रिसीव नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट से देख रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास दूसरा ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर जो है वो देखेगा कि जो रेडिएशंस हैं जो रीच कर रही हैं ओ के ऊपर वो ऑसिलेट कर रही हैं किस में, ये जो ओ तक जा रही हैं, ये जो इस जगह से देख रहा है ये वाला ओ प्राइम जो बैठा हुआ है ये देखेगा साइड से कि जो ऑसिलेशंस इधर तक जा रही हैं, ओ तक जो ऑसिलेशंस जा रही हैं इस ऑब्जर्वर तक, जो इस ऑब्जर्वर को नजर नहीं आ रही उसको लगेगा कि ये वाइब्रेट कर रही हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जेड से देख रहा है इनको, ये जेड डायरेक्शन से देख रहा है, उसको वाई के अंदर वो नजर आ रही है। तो जो रेडिएशंस रीच कर रही हैं ऑसिलेटिंग ओ के ऊपर इन द वाई डायरेक्शन, ये जो वाई डायरेक्शन के अंदर ये देखिए जो जेड पे ये देख रहा है और ये पैरेलल टू द वाई डायरेक्शन है, देखिए ना ये वाई है ना, तो ये पैरेलल टू द वाई डायरेक्शन है। अब ये जो वाई डायरेक्शन के पैरेलल हमारे पास जेड से उसको लाइट नजर आ रही है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है। ये हमारे पास लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। देख जेड से रहा है, जेड के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये पैरेलल किसके है, ये वाई डायरेक्शन के पैरेलल है। तो जो हमारे पास रेडिएशंस हैं ये लेस देन फुली पोलराइज्ड एज ऑब्जर्वर ओ मूव्स ऑफ जेड एक्सिस कैन रेडिएट समवन इन द डायरेक्शन। तो अगर आप जो है ये ऑब्जर्वर यहाँ से जेड डायरेक्शन से मूव करता है, जेड डायरेक्शन पे ये साइडवेज खड़ा था तो इसको ये मुकम्मल तौर पर स्कैटर लाइट नजर आ रही थी, लेकिन अगर ये जेड डायरेक्शन से मूव करता है और साइड पे जाता 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 इसके फ्रंट के ऊपर आ जाता है तो फिर इसको ये जो स्कैटर्ड लाइट की वेव्स हैं वो नजर नहीं आएंगी। और जो प्लांट हमारे पास हैं अलोंग द एक्स एक्सिस ये वाले, इन पॉइंट्स के ऊपर ट्रांसमिटेड और जो बैक स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं वो अनपोलराइज होंगी because both dipoles can radiate equally well in the x direction। तो हमारे पास ये जो डाइपोल्स हैं जो यहाँ पर बन रहे हैं ये x डायरेक्शन के अंदर भी रेडिएशन जो हैं उनको
पहुंचाएंगे। यानी कि आपके पास एक्स डायरेक्शन के अंदर भी यहां से लाइट इस तरफ एक्स डायरेक्शन में आ रही हो, लेकिन यहां पर शो इसलिए नहीं की क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अंदर जो लाइट आ रही होगी एक्स डायरेक्शन में वो अनपोलराइज्ड लाइट होगी। ठीक है, वो पोलराइज्ड लाइट नहीं होगी, उसमें बैक स्कैटर्ड रेडिएशन होंगी, ट्रांसमिटेड रेडिएशन होंगी। ठीक है, यानी कि बैक स्कैटर्ड का मतलब है कि इससे गुजर कर ट्रांसमिट भी होंगी, और कुछ जो इस तरफ से स्कैटर होके आ रही हैं वो वाली रेडिएशंस भी इसके अंदर होंगी। यानी कि कुछ देखें यहां से गुजरेंगे ट्रांसमिट हो जाएंगी, इधर से यहां ट्रांसमिट हो जाएंगी, कुछ इस तरफ स्कैटर होंगी, और फिर यहां से बैक स्कैटर भी हमारे पास होंगी। तो ये बैक स्कैटर और ट्रांसमिटेड ये इस तरफ जाएंगी एक्स डायरेक्शन में, तो ये एक्स डायरेक्शन में ये जब आपस में मिलेंगी बैक स्कैटर और ट्रांसमिटेड, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोबारा से एक्स डायरेक्शन में अनपोलराइज्ड हमारे पास हो जाएंगे, क्योंकि इस तरफ भी हमारे पास जो है वो दो डाइपोल्स वो इक्वली रेडिएट कर रहे होंगे। ठीक है, जो डाइपोल्स यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशंस हो रही हैं, जो डाइपोल्स बन रहे हैं वो इक्वली जो है वो इस डायरेक्शन में रेडिएट कर रहे होंगे। तो ये है, दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको कहते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, कि जब लाइट किसी एंगल पर स्कैटर होती है तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो पोलराइज होता है, और ये ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है। अगर वो साइड से देख रहा हो तो उसको स्कैटर लाइट पोलराइज्ड नजर आती है, जो पार्शली पोलराइज्ड होती है, लेकिन अगर वो फ्रंट से देख रहा हो तो उसको वो पोलराइज्ड लाइट नजर नहीं आती। यानी कि ये ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब कल फिर जो है वो हम टिंडाल इफेक्ट जो है उसके लिए रिलीजन क्राइटेरिया जो है उसको स्टडी करेंगे, और उसमें हम जो है वो मॉलिक्यूल्स के लिए इसको देखेंगे। यही टॉपिक जो है अभी आगे चलेगा। अभी असल में टाइम जो है वो ओवर हो रहा है, उसके बाद फिर हम डबल स्कैटरिंग के ऊपर आएंगे, फिर होलोग्राफी जो है इनको स्टडी करेंगे, प्लोरीमीटर जो है इसको देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो इनको स्टडी करें। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो है इसकी समझ आए, और थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दीज आर द क्वाइट टेक्निकल थिंग्स।